So we'll go ahead with next question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर बेसिक्स. A cylindrical metal wire of length L. तो हमारे पास एक cylindrical metal wire है जिसका length L है and cross sectional area S has resistance R, conductance G, conductivity sigma, resistivity rho. Which one of the following expression for sigma is valid? तो पहले क्वेश्चन समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मेटल वायर है. उस सिलेंड्रिकल मेटल वायर का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज S, रेजिस्टेंस इज R, कंडक्टेंस इज G, कंडक्टिविटी इज सिग्मा, रेजिस्टिविटी इज रो. तो सिग्मा के लिए चारों में से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज कंडक्टेंस. व्हाट इज कंडक्टेंस? 1 upon resistance is conductance. What is conductivity? 1 upon resistivity is conductivity. तो पहले इतना पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये. तो यू मस्ट नो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी इज 1 upon resistivity. यू मस्ट नो कंडक्टेंस इज 1 upon resistance. करेक्ट. तो इफ यू रिमेंबर, अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा. आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? कंडक्टिविटी, राइट. बराबर. डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो. तो यू हैव सिग्मा बाय जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो अपॉन 1 बाय आर. तो सिग्मा बाय जी इक्वल्स टू आर गया ऊपर और ये आ गया रो. तो सिग्मा इक्वल्स टू जी इंटू आर बाय रो हो गया. जी आर बाय रो, ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन. An electric cell of EMF E is connected across a copper wire of diameter D and length L. हमारे पास एक सेल है with EMF E. इसको हमने कॉपर वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. उस कॉपर वायर का लेंथ था L, डायमीटर था D. Drift velocity of electrons in the wire is Vd. If the length of the wire is changed to 2L, आप लेंथ इसका 2L कर रहे हो, the new drift velocity of electrons in the copper wire will be. तो सिंपल क्वेश्चन. पहले तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यू हैव अ सेल विद ईएमएफ ई. इसको तुमने एक कॉपर वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. उस वायर का डायमीटर डी था, लेंथ था एल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वीडी. क्योंकि जैसे तुमने सेल कनेक्ट किया तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो द वेलोसिटी विथ विच दे मूव इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है. इसके बाद बोला है कि आपने वायर का लेंथ चेंज किया, लेंथ को 12 कर दिया, तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? यू आर नॉट चेंजिंग डायामीटर क्योंकि कहीं बोला नहीं है, राइट. यू आर नॉट चेंजिंग द सेल क्योंकि वो भी नहीं बोला है. तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? लेंथ. तो आपको सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. चलो, डू यू रिमेंबर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आई, ठीक है, करंट का इक्वेशन याद है, वहां से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं. इफ यू रिमेंबर करंट आई इक्वल्स टू एन ई बी डी इंटू ए. ओके, दैट आल्सो वर्क्स. तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई अपॉन एन ई ए. ठीक है, करेक्ट. अब लेंथ कहाँ से लाओगे? लेंथ चेंज किया ना, तो VD को इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो लिखना पड़ेगा ना. तो लेंथ कहाँ से आएगा? एक काम करते हैं, कैन आई डू दिस? I अपॉन एन ई ए आर बाई आर. सिर्फ आर एडजस्ट किया. क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि I इंटू आर इज वोल्टेज. तो VD इक्वल्स टू वोल्टेज, ये V वोल्टेज है, एन ई ए, ये आर बाकी है. बट डू यू रिमेंबर resistance? Resistance R, if you remember, is rho L by A. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. तो जो resistance है क्या होगा? rho L by A. करेक्ट. A कैंसल. अब
ये V कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने सेल चेंज किया क्या? नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पहले भी कॉपर था, अभी भी कॉपर है, तो n क्या है? कांस्टेंट। E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट। एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब Vd इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो V2 by V1, V2 by V1 इज इक्वल्स टू L1 by L2। तो V2 by V1 को Vd बोला है, L1 is L, this is 2L, LL कैंसिल हो गया, तो V2 इक्वल टू Vd by 2, तो हाफ हो जाएगा, हाफ। हाफ मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए असाइनमेंट है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज जस्ट theoretical based question, so that you should do, so it goes as an assignment। ये क्वेश्चन हमने 11th के करिकुलम में भी किया था, बट वापस रिपीट कर देंगे, डजंट मैटर रियली। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 U। व्हाट इज दिस U? हाँ, यूनिफाइड मास मतलब क्या होता, क्या है वो? यूनिफाइड मास तो उसका फुल फॉर्म हो गया ना, पर उसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट वही होता है ना ये। तो 63.5 U है। ईच कॉपर एटम प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कॉपर है, कॉपर का डेंसिटी है, उसका एटॉमिक मास है, और हर एक कॉपर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर डेंसिटी पूछा है आपको पर क्यूबिक मीटर। तो आपके पास सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव बीन गिवन एटॉमिक मास 63.5 U। उसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ कॉपर? 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, they are asking you what is the number density of copper, what is the number of, sorry, electrons, number of free electrons per cubic meter। how do you find out number of free electrons per cubic meter? कैसे करोगे फाइंड? हर एक कॉपर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री किए? कितना? तो अगर आपको नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर मिल गया तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आप सबने 1-1 रुपया दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपए आए? जितने आप लोग उतने आए ना, बिकॉज ईच वन यू आर डोनेटिंग 1। इफ वन कॉपर एटम गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर एटम्स। तो नंबर डेंसिटी अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड करना तो किसका फाइंड करोगे? कॉपर का। वो कैसे फाइंड करते हैं? उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आई हैव टोल्ड यू, डिराइव भी करके दिया था मैंने, लेकिन अभी डिराइव नहीं करेंगे, इट इज टू सिंपल। इट इज जस्ट डेंसिटी अपॉन m एटॉमिक मास, और यहाँ पे होता है एवोगाड्रो नंबर। खत्म। डायमेंशनली भी चेक कर लो, डायमेंशनली चेक कर लो। अभी यहाँ प्रॉब्लम होगा आपको, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये यू में है, यू यूनिफाइड मास। नंबर डेंसिटी होता है पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी क्या होता है? पर मीटर क्यूब। एवोगाड्रो नंबर तो नंबर है, लेकिन ये कौन है? दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर जो यूनिफाइड मास है यू, इसको भी लिखना पड़ेगा केजी में, सो दैट केजी हो जाएगा कैंसल। तो ये आपको पता होना चाहिए यूनिफाइड मास को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यूनिफाइड मास को कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁻3। ये पता होना चाहिए आपको। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर टू ब्रिंग दिस इन केजी। यूनिफाइड मास को कन्वर्ट करने के लिए हो गया। अभी आपके पास एवोगाड्रो नंबर है। व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? 0.6022 × 10⁻23 बराबर अपॉन 63.5 इंटू 10⁻³ और साथ में डेंसिटी। हाउ मच इज डेंसिटी? 9 × 10⁻3। करेक्ट। हमको वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा, डू नॉट फॉरगेट। ये 6 और ये 60 है, तो 1 और 10 अप्रोक्सीमेटली 10।
10 और 10⁻³ 10⁻², -2 ऊपर गया, +2, 3 + 2 5 और 23 28, और 9 को 10 मान लो, 9 को 10 मान लो तो 10⁻29, तो 10⁻29, 10⁻29 ऑप्शन बी। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सी दिस u, जिसको तुमने यूनिफाइड मास बोला है, that is again a small, very small assignment. You said u is unified mass. I just want you to check unified mass और atomic mass related सेम चीज है क्या? तो चेक करके आओ। डन, पक्का? ओके, अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपको असाइनमेंट ही देने वाला हूँ, तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे। रेजिस्टिविटी ऑफ आयन दिया है और आपको कुछ पैरामीटर चेंज करके बताया, वापस रेजिस्टिविटी पूछा है, तो यू शुड डू दिस एज एन असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेडियस 1 mm। हमारे पास एक वायर है, लेंथ उसका 5 मीटर है, रेडियस 1 mm है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm। What length of the wire of same material? What length of wire of same material at the same temperature and of radius 2 mm will also have resistance of 1 ohm? तो क्वेश्चन समझा है आपको? आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर, उसका रेडियस कितना है, रेडियस 1 mm, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ohm, 1 है ना? यस। What length of wire, मतलब L2 पूछा है, what length of wire of the same material at the same temperature of radius 2 mm will again have a resistance of 1 ohm? ऐसा क्वेश्चन है, करेक्ट? गुड। हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ डू यू सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करोगे? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेंसिटी नहीं होता है, वो रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय, यहाँ ध्यान दो, ये कांस्टेंट है, ये भी, ये क्यों कांस्टेंट है पता है? मटेरियल सेम है, इसका मतलब मैं ए को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ए इक्वल्स टू रो एल बाई आर, रो और आर कांस्टेंट है, विच मीन्स area is proportional to length, but area itself is proportional to r square, therefore L is proportional to r square, therefore L2 by L1 is equals to R2 by R1 का square, therefore L2 by L1, L1 5 मीटर था, R2 कितना है, R2 2 mm, और ये 1 mm कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 5, तो कितना होना चाहिए 20 मीटर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, और डी है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the resistance of a wire of uniform diameter d and length L is R. The resistance of another wire of same material but diameter 2d and length 4L will be। अच्छा वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, resistance is proportional to length upon area, area is proportional to diameter square, radius square मतलब diameter square, राइट? मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, ऐसे लिखा ही नहीं हमने,
करेक्ट। तो R2/R1 इक्वल्स टू L2/L1 और D1/D2 का स्क्वायर। L2, what is length in second case? 4L. Or in the first case, L. What is D1? D1 is small d. What is D2? How much is D2? 2D. 2D. इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। LL कैंसल, DD कैंसल, LL कैंसल, DD कैंसल, 1/2 स्क्वायर इज 4, 4 4 भी कैंसल। तो क्या हो गया? रेशियो क्या आ गया? 1। रेशियो 1 होना मतलब रेजिस्टेंस सेम है, तो R2 इक्वल्स टू R1, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सेम रेजिस्टेंस। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अभी अगले क्वेश्चन पे सबका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आई गिव यू अ ट्रिक। उस ट्रिक से 2 टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पूरा देख लो। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग। तो तुमने स्ट्रेच किया और लेंथ कितना बढ़ गया? 10% से बढ़ गया। द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी, हमारे पास एक वायर था, रेजिस्टेंस था 10, उसका लेंथ हमने बढ़ाया। क्या चेंज किया हमने? लेंथ। क्या चेंज किया हमने? लेंथ। आइडियली स्पीकिंग, जब तुम स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, स्ट्रेच करते हो तो लेंथ बढ़ता है लेकिन डायामीटर मतलब एरिया कम होता है। कंप्रेस करते हो तो लेंथ कम होता है और डायामीटर बढ़ता है। करेक्ट। इस केस में तुमको चेंज इन लेंथ किसने बताया? चेंज इन कहाँ बताया? लेंथ में। कभी कभी आपको चेंज इन डायामीटर बता देंगे, मतलब चेंज इन एरिया बता देंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि यू शुड रिमेंबर आर क्या होता है? वेल भाई, अगर आपको चेंज इन लेंथ बताया है और आपको कहीं पे भी डायामीटर, रेडियस, एरिया कुछ बताया क्या? नहीं, मतलब तुम्हारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, तो इसको तुम कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं और वो कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा इसको इक्वेशन से। अच्छा, अभी कैसे निकालते हैं? एक काम करेंगे, एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ऐसा क्यों किया? यू नो वायर लुक्स लाइक अ सिलेंडर। यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इनटू लेंथ। अब मैं जब वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ या कंप्रेस कर रहा हूँ, एम आई चेंजिंग द वॉल्यूम? वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट और मटेरियल भी सेम है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, बन गया फॉर्मूला। तो जब लेंथ में चेंज बताया हो तो आर का डिपेंडेंस किसके साथ फाइंड करोगे? लेंथ। कभी कभी आपको एरिया में चेंज बताते हैं या फिर डायमीटर में चेंज बताते हैं या फिर रेडियस में बताते हैं, तो उस केस में हमारे पास लेंथ की इंफॉर्मेशन होगी क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला उठाएंगे, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पे भी किया था। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जिसकी इंफॉर्मेशन थी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी जिसकी इंफॉर्मेशन होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, करेंगे ना? पक्का पक्का। तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम। और नीचे क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, राइट? या तो ऐसा यूज कर लो, ए इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर या फिर डायमीटर स्क्वायर। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बट ए इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू पावर, बन गए। तो अब हमारा जो केस था उसमें हमको किसकी इंफॉर्मेशन दी है? लेंथ की। लेंथ के लिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ऐसा है। अब अगर इनिशियल लेंथ L1 है तो फाइनल लेंथ पता कितना है? 1.1 L1। बोलोगे 1.1 कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया कि उन्होंने बोला है 10% इंक्रीज हुआ है। अगर पहले लेंथ L1 था तो अभी L2 होगा L1 प्लस 10% ऑफ L1। मेरे पास 100 रुपए थे, 10% से बढ़ गए, कितने हो गए? 110। तो परसेंटेज इंक्रीज हमेशा इनिशियल वैल्यू से होता है, तो L1 प्लस 10% L1 ऐसा होता है वो। तो L2 इक्वल्स टू L1 प्लस व्हाट इज 10%? 10/100। व्हाट इज 10/100? 0.1। तो व्हाट इज L2? 1.1 L1।
अभी कैलकुलेशन ऐसे ऐसे करते आने चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% इंक्रीज? 1.2. 21% increase 1.21. 5% increase 1.05, not 5, 1.05. 50% increase is 1.5. करेक्ट? ये हो गया पक्का? श्योर. हमको क्या पूछा था? क्या पूछा था? न्यू रेजिस्टेंस. तो मतलब R2 पूछा है, तो R2 बाय R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? L2 बाय, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L2 बाय L1 का स्क्वायर आएगा. बराबर? पक्का? श्योर. व्हाट इज L2 बाय L1? 1.1. तो व्हाट इज R2 बाय R1? 1.1 का स्क्वायर. 11 का स्क्वायर पता है क्या? 121. तो ये 1.21. तो R2 इक्वल्स टू 1.21 इंटू R1. व्हाट इज R1 वैल्यू? 10 दिया था ना शायद, 10 दिया है, तो कितना हो गया? 12.1. 12.1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 12. क्वेश्चन नंबर 17, आंसर ये देना चाहिए, यही है. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. द फॉलोइंग 4 वायर्स. पहले तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ध्यान देना. फॉलोइंग 4 वायर्स, 4 अलग अलग वायर है, आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा, एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है. विच वन ऑफ देम हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है. वी हैव डन दिस अर्लियर ऑफ कोर्स इन योर 11th करिकुलम, बट ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं. R is proportional to L by A. A is proportional to D square. तो R is proportional to L by D square. मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है? L. और इनवर्स किसके साथ है? D square. आपके पास लेंथ और D का, दोनों का आपके पास दिया हुआ है डेटा. करेक्ट? कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, कुछ दिया हुआ है डायमीटर, दिया हुआ है मिलीमीटर में. करेक्ट? हमको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You don't need it. क्यों you don't need it? Because look, हमको सिर्फ पूछा है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है. क्या पूछा है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस. तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको we don't need to do exact calculation. सिर्फ ये नंबर्स देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको. अगर मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ, R प्रोपोर्शनल टू L बाई डी स्क्वायर है, तो R प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ कितना है इधर? 50. डी कितना है यहाँ पे? 0.5. mm है ना? mm. यस. अब मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों लिखा? तुम ए बी सी डी चारों ऑप्शन में लेंथ किस में आएगा और डी किस में आएगा? mm में. तो वो कन्वर्जन फैक्टर से मेरा कोई मतलब नहीं है. आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन हियर. यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज 500 by 5. 500 by 5 इज नथिंग बट 1 by 100. 1 by 100 मतलब कितना? 10⁴ हो गया ये. तो R is proportional to 10⁴. है तो क्लियर? proportional to. If I check for option B, I'll see again the same thing. सिर्फ अभी ऊपर क्या आ गया? 100. नीचे कितना है? 1. कितना है? 1. सही है. इसके बाद इसका क्या करोगे? स्क्वायर. ऐसे आएगा ना? सही कि नहीं? यू आर सेइंग यस, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन कि ये सिर्फ स्क्वायर किसका था? हाँ, डी का था, एल का नहीं था. किसका था? डी का था. तो कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे. तो यू हैव टू जस्ट बी वेरी श्योर. लेंथ इज 50 अपॉन डी स्क्वायर. डी मतलब 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25. मतलब 25 × 10⁻⁻2 मतलब ऊपर जाके कितना हो गया? +2. तो कितना हो गया? 200. पक्का? श्योर? चेक कर लो वापस एक बार. करेक्ट है. R is proportional to length, that is 100 upon 1 mm to 1 square. 1 square है ना? तो R is proportional to 100.
ऑप्शन सी, आर इज ऑप्शन लेंथ, लेंथ कितना है 200 और ये 2 का स्क्वायर मतलब कितना 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 है 1 एंड 50, वेरी गुड। ठीक है, डी, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कितना है 300 और वो कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, हाउ मच इज दिस, तो 300/9 करना है, तो 300/9, ठीक है कोई बात नहीं, 300/9। अभी बताओ, वन और व्हाट इज 100/3, 33.33। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ए, तो हाईएस्ट किस में होगा ए में होगा, तो ऑप्शन ए आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन ए, ए ही बोला है, बराबर है, ए है, खत्म। तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, अब ऑल दीज क्वेश्चंस 19 से लेके तो 27 28 जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सेम टाइप, सेम फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड। तो दिस विल गो एज एन असाइनमेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किए हैं क्वेश्चंस, आई वाज जस्ट रिकॉलिंग ऑल द फॉर्मूलाज। अभी आ जाते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे, और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे भी मैं आई विल टेक ओनली द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। ग्रुपिंग मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द lowest resistance which can be obtained by connecting 10 resistors each of 1/10 ohm is। सर एक बात बताओ, when you connect resistances in series, effective resistance बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, राइट। अगर मेरे पास n resistors है each of value r and if I connect them in series, what is the total resistance nr, and if I have n resistors each of value r and if I connect them in parallel r by n, और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है कि बढ़ता है। इन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम की मैक्सिमम, लोएस्ट मतलब मिनिमम, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे कि पैरेलल में, पैरेलल में, वेरी गुड। और आपको पता होना चाहिए, अभी आपने ही बताया वैसे, r by n, what is the value of r 1/10 and what is the value of n 10, तो what is the answer 1/100, ऑप्शन नंबर सी, खत्म हो गया ना। And what is the highest that you can obtain, 1, क्योंकि n इंटू आर करोगे ना, n 10 है और r 1/10 है, तो 10 और 1/10 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन ये है। देयर आर n सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, मतलब यू हैव n सिमिलर रेजिस्टेंस, तो हमारे पास n रेजिस्टेंसेस है ऑफ द सेम वैल्यू r, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी x व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब तुम इन सारों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो व्हाट इज रिजल्टेंट x, if they are connected in series the resistance comes out to be, मतलब दो केसेस है, केस 1 में यू आर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, पैरेलल, अभी आपने ही बताया, वापस बता दो, पैरेलल में क्या होता है r by n, सिर्फ इसको नाम क्या दिया है x, तो यहाँ से r क्या हो गया nx, इक्वेशन 1। व्हेन यू कनेक्ट देम इन सीरीज, उन सबको तुमने अब लगा दिया सीरीज में, राइट, तो जो भी इक्विवेलेंट होगा उसको मैं लेट अस से आर एस बोल देता हूँ, क्या आएगा, अरे एन इंटू आर होगा कि नहीं, आर रजिस्टर्स, सॉरी एन रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर इन सीरीज कितना होता है एन आर, लेकिन आर कितना है एन एक्स, तो क्या हो गया एन स्क्वायर एक्स, तो हो गया ना एन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोक 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 जोक। हाउ मेनी minimum number of 2 ohm resistances are connected to have an effective resistance of 1.5 ohm? तो कितने हमको कम से कम 2 ओम के रेजिस्टेंस लगेंगे सो दैट यू गेट इफेक्टिव ऑफ 1.5? तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो ऐसा ऐसा करना, यहाँ ध्यान देना। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करो, सबसे छोटा नंबर 2। मेरे पास 2 ही रेजिस्टेंस है और 2-2 ओम के है। सीरीज में लगा तो कितना हो गया? और पैरेलल में लगा तो कितना हो गया? 1.5 आ रहा है क्या? नहीं। तो 2 से तो काम होगा नहीं। चलो 3 लेके देखो। 3 जब लेते हो ना, 3 जब लेते हो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक तो तीनों को सीरीज में लगा दो, कितना हो गया? 6। 1.5 क्या? नहीं। तीनों को पैरेलल में लगा दो, पैरेलल में it is r by n, value of r is 2, n is 3, 2 by 3 is 0.66। तुम 3 by 2 सोच रहे हो उसको। r by n, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो 2 by 3 is 0.66। हुआ क्या काम? तो तीनों को सीरीज में या तीनों को पैरेलल में लगा के हुआ क्या काम? नहीं। अब ऐसा सोचो, 3 में से 2 पैरेलल में है और उसके साथ एक सीरीज में है। 2 पैरेलल इफेक्टिव इज 1 और अगला सीरीज में, तो टोटल कितना हो गया? 3। हुआ क्या? नहीं। नहीं ना? बराबर, करेक्ट। तो 3 से तो काम नहीं बनेगा। अब 4, चारों के चारों सीरीज में लगा दो, सीरीज में लगा दो। 8, चारों को पैरेलल में लगाओ। 2 by 4, 1 by 2, दैट इज 0.5। 0.5, ये नंबर याद रखना, 0.5 आया है। कितना आया है? 0.5। रिमेंबर दिस नंबर, राइट? तो चारों सीरीज में, चारों पैरेलल में काम हुआ क्या? नहीं। 2 पैरेलल में, 2 सीरीज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार ठीक है, यू विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम, बट धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। आप ये सोचना कभी भी कि हर एक का वैल्यू कितना है और इफेक्टिव कितना चाहिए। तो सीरीज में लगा ही नहीं सकते हो क्योंकि सीरीज में 2 प्लस समथिंग होगा। सीरीज में ऐड होता है कि नहीं? तो सीरीज में तुम लगा ही नहीं सकते हो, तो 2 प्लस समथिंग होगा। तो 4 से भी काम नहीं बनेगा। अब बचा 6। अब 6 को कैसे अरेंज करेंगे? 6 के 6 पैरेलल में डाल दिए, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 by 6 is 1/3 ना, नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे? अब ऐसा सोचो, मेरे पास 6 थे ना, उसमें से 2, ये 2 और 4, ये दोनों का पैरेलल बना दिया। इसलिए बोला था मैंने, इसलिए बोला था कि 2 पैरेलल में तो कितना, ये 2 और 2 था, तो पैरेलल में कितना हो गया? कितना हो गया? 1 हो गया पक्का। ये 1 होगा। 2/2। ये 2 2 2 2 पैरेलल में है, तो कितना होगा? 2/4। व्हाट इज 2/4? 1/2। 1/2 मतलब कितना? 0.5। ये 1 और वो 0.5 सीरीज में है क्या? कितना हो गया? 1.5। तो हाउ मेनी मिनिमम? 6। तो यू नीड 6 रेजिस्टेंसेस टू ऑब्टेन इफेक्टिव ऑफ 1.5। गुड, डन। लिखने जैसा कुछ है नहीं, है कंप्लीटली लॉजिक से आ रहा है। देयर इज नथिंग टू राइट डाउन एज अ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा है, सिंपल है ऑफ कोर्स। अ मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओहम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओहम इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तुमने मेटालिक वायर को क्या शेप दे दिया? क्या शेप दे दिया? स्क्वायर। अभी याद रखना है, स्क्वायर दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल पॉइंट्स, टू डायगोनल पॉइंट्स, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस कितना था?
कितना था? 12 था। कितना था? 12 था। तो इमेजिन हमारे पास ना एक वायर था, वायर, इस वायर का पूरा रेजिस्टेंस था 12 ओहम। कितना था? 12। इसको मैंने बना दिया एक स्क्वायर, और मैं डायगोनली अपोजिट पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी। इन दोनों में इफेक्टिव देख रहा हूँ, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल पॉइंट्स, बराबर? यस नो यस? अगर मेरे पास पूरा रेजिस्टेंस 12 था, उसको स्क्वायर बना दिया, तो हर एक साइड का कितना हो गया? 3 3 3 और 3, बराबर है? करेक्ट है ना? इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देंगे, इसको R4 बोल देंगे। और मैं डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स में इफेक्टिव देख रहा हूँ, तो R1 और R2 दे आर इन सीरीज। तो R1 R2 किस में आ गए? सीरीज में। और R3 R4 भी किस में आ गए? सीरीज में। इसको RS1 बोल देता हूँ, इसको RS2 बोल देता हूँ। What is RS1? R1 plus R2, that is equal to 6, and this is R3 plus R4, that is also equals to 6. अब ये RS1 और RS2 किस में है? पैरेलल में है। तो आपका डायग्राम ऐसा दिखेगा। So these two go in parallel between 2 points A and B. So A and B, this is RS1 and RS2. When you have two resistance of the same value, दो resistance of the same value, कितना वैल्यू? 6। तो इफेक्टिव कितना होता है? 6/2, मतलब कितना आएगा? 3 ओम। ऐसे होता है ना, R/N 3 ओम। ऑप्शन नंबर डी। डन। अच्छा, who will tell me what is the effective between any two vertices? any two मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता C, तो ये तीन और ये तीन जाते सीरीज में। किसमें? तो 9 उधर हो गया, वो 9 और ये 3 किस में आ गए? पैरेलल। तो 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, मतलब 27/12। 27/12, तो 9/4। 9/4 इज हाउ मच? 2.25। तो 2.25 आएगा उस केस में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये जोक है। जो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the arrangement of resistances shown in adjoining figure below between the points A and B is, अरे रे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये तीन किस में है? पैरेलल में है। चलो ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ मैं। वैसे तो डायरेक्ट ही होता है वो, पर ठीक है, तो सॉल्व कोई बात नहीं। तो ये तीन है। तो अभी आपको अगर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है तो ठीक है, जो ऊपर का है ना, इसको मैं RP1 बोल देता हूँ। 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, बराबर? व्हाट इज 1 + 16? 1/16 प्लस 1/16, 2/16, मतलब कितना पता है? 1/8। 2/16 1/8 होता है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे रे, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, तो ये कितना हो गया? तो ये जो तीन रेजिस्टेंस थे, वो सब मिला के कितने हो गए? 4 ओहम। कितना हो गया ये? 4 ओहम। ये कितना हो गया? 4 ओहम। ये 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18, ये 9 इंटू 18। नहीं तो ठीक है, तुमको जैसे सॉल्व करना है वैसे ही करो, ऐसा ही कर लेता हूँ। इसको RP2 बोलता हूँ।
तो 1/RP2, 1/9 प्लस 1/18, इसको 2/18, मतलब 2/18 प्लस 1/18, 3/18, मतलब कितना 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? गुड। ये 4 और ये 20 कितने हो गए? कितना हो गया? 24। ये 6 और ये 6 कितना हो गया? 36। 12 होगा। ऐड करना है, ऐड मल्टीप्लाई नहीं करना है। 12, 24 और 12 किस में आ गए? पैरेलल में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सर्किट अभी ऐसा दिखेगा, ऊपर 24 है, नीचे 12 है। गुड। ये दोनों पैरेलल में है, तो फिर वापस से वही कर लो, नॉर्मल वाला मेथड। 1/24 प्लस 1/12, दैट इज 1/24 प्लस 2/24, दैट इज 3/24, दैट इज 1/8। What is effective? 8. Overall resistance is 8 ohm. 8 ohm, option number B. Next question. अगला क्वेश्चन। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस में मोस्टली तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि विच आर इन सीरीज, विच आर इन पैरेलल। अभी भी ये बहुत बेस लेवल के क्वेश्चन है, दिस आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, अभी आने वाला है और बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अ हैबिट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डू द कैलकुलेशन क्विकली। आगे आएगा, आएंगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। हो गया ये डन। अगला क्वेश्चन। Three resistances each of 1 ohm are joined in parallel. Three such combinations are put in series. Then the resultant resistance is, अरे सिंपल है, ऐसा बोला है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस है 1 ओहम के, दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन आर पुट इन सीरीज। मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस थे विच आर फर्स्ट पुट इन पैरेलल। तो ये आ गया आपके पास 1 ओहम, 1 ओहम के है ना, यस। ऐसे 3 है, तो ऐसे 3 है, ऐसे 3 है। वेरी गुड। पैरेलल में, ये पैरेलल में है। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है? 3। तो यू हैव 3 सच कॉम्बिनेशंस, और इन तीनों कॉम्बिनेशन को कैसे ज्वाइन किया तुमने? सीरीज में। कैसे कनेक्ट कर रहे हो इसको? सीरीज। ओके गुड। तो यू आर पुटिंग दिस इन सीरीज, समथिंग लाइक दिस। गुड। व्हाट इज द फाइनल आंसर? How much is this? 3 resistances of same value, R by N. R is 1, N is 3. So 1 by 3. How much is this? 1 by 3. सही है। And how much is that also? 1 by 3. तो 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 किस में है? सीरीज में है। तो फाइनली 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3, तो 3 by 3, तो 3 by 3 is 1, तो आंसर इज 1, ऑप्शन सी। सो विल फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A copper wire of resistance R is cut into 10 parts of equal length. Equal length is important. और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है बाय द वे, मैं साथ में बताते जाऊंगा ट्रिक, मैं ट्रिक बताते जाऊंगा, तो ध्यान देना। हमारे पास एक कॉपर वायर था जिसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसके 10 पीसेस कर दिए, 10 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब हर एक का रेजिस्टेंस हो गया, कितना हो गया? R/10। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तुम अगर 10 पीसेस कर रहे हो तो हर एक का कितना? R/10। 20 करोगे तो R/20, बराबर। 2 करोगे तो R/2। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में?
टू पीसेस ईच आर ज्वाइंड इन सीरीज, तो ऐसे दो पीसेस तुमने सीरीज में लगा दिए, सीरीज में लगा दिए दो पीसेस। तो मैं एक काम करता हूँ, R1 और R2 इसको लगा देता हूँ सीरीज में। बाय द वे अब याद रखना 10 पीसेस किए थे तो R1 R2 R3 R4 R10 सबके सब क्या हो गए R/10। तो तुमने दो सीरीज में लगाए, दो सीरीज में लगाए। हाँ, और आगे क्या बोला है, एंड देन 5 सच कॉम्बिनेशन आर जॉइंड इन पैरेलल, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन दे आर जॉइंड इन पैरेलल, ऐसे 5 दे विल बी इन पैरेलल, तो दे विल गो इन पैरेलल। ओके, तो 5 सच कॉम्बिनेशन आर इन पैरेलल। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हर एक ब्रांच का इफेक्टिव रजिस्टेंस निकाल लो। बाय द वे R1 R2 R3 R4 R5 ये सारे के सारे हैं R/10, तो ये सारे R/10 है, तो R/10 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 ऐसा ही आएगा हर जगह पे। तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसा आएगा। गुड, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए सीरीज में R/5, क्योंकि R/10 प्लस R/10 दैट इज 2R/10 दैट इज R/5, और ऐसे 5 है, ऐसे 5 है। तो डू यू रिमेंबर इन पैरेलल इफ यू हैव n रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू R डैश, तो क्या होता है R/10। हमारे यहाँ पे R डैश कितना है R/5, n कितना है 5, तो आंसर कितना है R/25, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज क्लियर राइट। अब अगर 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 यही पांच कॉम्बिनेशंस को सीरीज में लगाया होता तो, अरे तुम्हारे साथ मजाक चल रहा है यहाँ पे, तुमने एक वायर लिया उसके 10 पीसेस किए और उस 10 पीसेस को वापस जोड़ दिया तो क्या बनेगा। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, वो डायरेक्टली आ रही आंसर आएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, लुक एट दिस क्वेश्चन। 4 resistances 10, 5, 7 and 3, 10, 5, 7 and 3 are connected so as to form the sides of a rectangle AB, BC, CD and DA respectively. Another resistance of 10 ohm is connected across the diagonal AC. The equivalent resistance between A and B is. तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है पहले वो देख लो। हमारे पास एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ओके, कुछ नाम देते हैं इसको A B C D। ए बी इसका रजिस्टेंस कितना है 10 ओहम, बी सी ये कितना है 5 ओहम, सी डी हाउ मच इज सी डी 7 ओहम एंड डी ए इज हाउ मच 3 ओहम। अब इन्होंने क्या बोला है, another resistance of 10 ohm is connected across the diagonal AC। AC इस डायगोनल के अक्रॉस तुमने कितना कनेक्ट कर दिया, कितना ये 10 ओहम, और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अभी देखो ऐसा करना, थोड़ा ध्यान दो, जो दो पॉइंट्स में रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहले मार्क डाउन कर लो, ये मार्क हो गया। अब ये ब्रांच को कुछ नहीं करना, आखिरी तक कुछ मत करना है, इसको छोड़ देना, इसको भूल जाओ। अब स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम हियर, बराबर। तो ये दोनों सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो पहले समझ लो अच्छे से। यहाँ जितना करंट 3 से जाएगा उतना ही करंट 7 से जाएगा, क्योंकि जंक्शन नहीं है। तो जब करंट स्प्लिट नहीं होता है तो वो सीरीज में होता है, किस में होते हैं सीरीज में। तो ये दोनों किस में गए सीरीज में, 7 और 3 कितना हो गया 10, करेक्ट। ये जो ऊपर का 10 ओम है ये ए और कौन से पॉइंट में है सी, और ये जो 10 है वो किस में है ए और सी, ऐसा ही है ना राइट। तो ये ऊपर का 10 और ये बीच वाला 10 ये किस में आ गए पैरेलल, क्योंकि ये भी AC और ये भी AC। तो 10 10 के दो पैरेलल में 5, तो ये कितना आ गया 5, ये आ गया 5, ठीक है। तो अभी आपका सर्किट दिखेगा कैसे, ए से ऊपर एक 5 है, मतलब यहाँ से एक 5 ओम है, बराबर।
उसके बाद यहाँ पे और एक 5 ओहम है ना, ये 5 है, दिस इज 5 ओहम, दिस इज 5 ओहम। आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये ऊपर का 5 और ये 5, और यहाँ पे बी पॉइंट था, करेक्ट, और यहाँ पे कितना था 10 ओहम। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है, तो कितना हो गया 10। ये ऊपर का 10 ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है क्या ऐसा? हाँ, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में, और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। क्या है? तो क्या लिखेंगे? 10/2, मतलब कितना आएगा? व्हाट इज इफेक्टिव? 5 ओहम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of same material and equal length are joined in parallel combination. If one of them has half the thickness of the other and the thinner wire has a resistance of 8 ohm, the resistance of the combination is equal to. चलो बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम एंड सेम लेंथ आर जॉइंड इन पैरेलल। तो दो वायर है, इनको हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, मटेरियल सेम था और इनका लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इंपॉर्टेंट है, लेंथ सेम है, लेकिन थिकनेस, इफ वन ऑफ देम हैज हाफ द थिकनेस ऑफ अदर, कोई भी दो में से एक उठाओ, उसका थिकनेस ज़्यादा दिखाओ। अब एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, करेक्ट, राइट। तो R1 इज, मतलब थिकनेस वाइज बोल रहा हूँ, थिकनेस वाइज, थिकनेस मतलब डायामीटर, मतलब रेडियस। तो डायामीटर ऑफ फर्स्ट इज हाफ ऑफ सेकेंड, क्योंकि सेकेंड थिकर है ना। हाँ, तो बराबर लिखा है, क्लियर, बराबर। एंड द थिनर वायर, थिनर कौन है? कौन है? 1, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम, राइट, करेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो जो कॉम्बिनेशन है इसका रेजिस्टेंस कितना, मतलब इक्विवेलेंट कितना? ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में तुम क्या करते हो? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब वही है, ये वही है, दिस इज नथिंग डिफरेंट, यही लिखा मैंने, सेम चीज है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, what do I need to find first? R2. And how do you find out R2? R is proportional to L by A, लेकिन यहाँ पे L तो कांस्टेंट है ना, तो R is proportional to area only, और area is proportional to thickness, मतलब diameter का square। तो what is R2 by R1 from here? D1 by D2 का square। But what is D1 by D2? D1 by D2 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो व्हाट इज R2? R1 by 4, कितना आ गया? R1/4। अभी सॉल्व कर लो इसको, तो मिल गया ना, अभी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट? तो मैं ना, आई विल जस्ट नॉट डू एनीथिंग विच विल इंक्रीज योर कैलकुलेशंस, तो मैं ना सिंपल रखता हूँ इसको, ज़्यादा सिंपल ठीक रहेगा। 1/R इक्विवेलेंट, व्हाट इज 1/R इक्विवेलेंट? 1/R1 plus 1/R2. What is R2 in terms of R1? R1/4, R1/4, मतलब ये कितना हो गया? 5/R1, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1/5। What is the value of R1 given to you? 8, तो 8/5 हो गया ना, 8/5, ऑप्शन नंबर B। Good. Okay, so that's it for today.